नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट एपिसोड में टाइम्स ड्राइव शो के। और आज हैं कुछ नई गाड़ियां, सवारियां आपके लिए। क्या क्या है सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम आपको बताएंगे क्या सब नए फीचर्स, नए लुक और नएपन के साथ आई है होंडा की SP160। टाटा मोटर्स ने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच दी। क्या क्या उनकी लर्निंग्स रही, एक खास बातचीत टाटा मोटर्स के बॉस के साथ। और महिंद्रा ने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया 2 नए कॉन्सेप्ट के साथ, थार इलेक्ट्रिक और ग्लोबल पिकअप। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में, जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं होंडा की ऑल न्यू SP160 के बारे में, जो ये बाइक आज हमारे सामने खड़ी है। क्या होंडा अपनी इस नई SP160 में ऑफर कर रहा है? डायमेंशंस, डिजाइन, फीचर्स, इंजन में क्या क्या पावर और टॉर्क दिया गया है, बात करने वाला हूं मैं उन सभी पहलुओं के बारे में आपसे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन वाले एस्पेक्ट से। क्या इस बाइक में डिज़ाइन के तौर पर देखने को मिल रहा है? तो फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर हेडलैम्प्स जो हैं ऑल LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। हालांकि इसमें DRL नहीं दिया गया है, लेकिन बाइक स्टार्ट होगी तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट ये हेडलैम्प जलते रहेंगे। LED की बैजिंग सेंटर में भी यहाँ देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे बॉडी कलर प्लस ये ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके यहाँ पे फ्रंट काउल में यूज़ करा गया है। नीचे आए तो नीचे की तरफ यहाँ पे बॉडी कलर ही इसका मड गार्ड देखने को मिल रहा है। व्हील साइज़ की बात करूँ तो 17 इंच 80 सेक्शन का व्हील फ्रंट में है एंड 17 इंच 130 सेक्शन का व्हील रियर में दिया गया है। ड्यूल डिस्क ब्रेक और ABS वाला भी ऑप्शन है और सिंगल डिस्क और ड्रम वाला ऑप्शन भी एज अ वेरिएंट इस होंडा की SP160 में ऑफर करा जाएगा। फिर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं हेलोजन हेडलैम्प्स का इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पे LED का इस्तेमाल नहीं करा गया है। देन साइड में आए तो यहाँ पर बाइक थोड़ी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन देखने को मिलती है, स्पेशली ये टैंक वाला जो एरिया है यहाँ पे जो है ब्लैक कार्बन ब्लैक कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पे रेड बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ग्राफिक्स दिए गए हैं। होंडा की बड़ी सी बैजिंग है। यहाँ पे भी एक ब्लैक प्लास्टिक इंसर्ट इसके यहाँ काउल में ऐड करा गया है, टैंक के काउल में, जो देखने को यहाँ पे साइड में मिल जाता है एंड देखने में इंटरेस्टिंग। और बाइक में जो डिज़ाइन का ओवरऑल फील आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को इसमें मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे देखें सेंटर में अगेन कार्बन ब्लैक एंड SP की ब्रांडिंग क्रोम में यहाँ पे दी गई है। पीछे की तरफ आए तो 160 cc का ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाता है एंड इंजन जो दिया गया है इसमें 160 cc का ही इंजन इसमें देखने को मिलता है, जो होंडा की और भी बाइक्स इस सेगमेंट में है, यूनिकॉर्न है या फिर एक्सब्लेड है, वही सेम इंजन है जो इसमें इस्तेमाल करा गया है इस होंडा की SP160 के अंदर ही। आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, जो कि दिया गया है फुल डिजिटल, कलर्ड नहीं है, नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। एंड इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, यहाँ पे टैकोमीटर दिया गया है, बीच में गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, न्यूट्रल का साइन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नीचे आए तो फ्यूल गेज देखने को मिल रहा है एंड स्पीडोमीटर है, टाइम है। ट्रिप मीटर में दो ट्रिप मीटर का ऑप्शन दिया गया है। प्रेस करते हैं यहाँ से, जिसमें आपको ट्रिप पे, ट्रिप बी एंड ऑल्सो टोटल ओडोमीटर वाला जो है यहाँ पे वो देखने को मिल जाता है। साइड में आए तो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन देखने को मिल जाती है। बैटरी वोल्टेज है वो कितनी है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ऑल्सो एक और जो एडिशन इसमें करा गया है इन टर्म्स ऑफ फीचर, जो ट्रिप मीटर अगर आप सेट कर रहे हैं तो उस ट्रिप मीटर का जो टोटल डिस्टेंस है वो तो आपको दिखाई देगा ही, उसके साथ साथ आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी उस ट्रिप में कितनी आई है या कितना फ्यूल इन टर्म्स ऑफ लीटर आपने उस ट्रिप में कितना कंज्यूम किया है वो भी डिस्प्ले इसके इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाएगा। हैंडल बार पर आते हैं, पोजिशनिंग कैसी है मैं थोड़ा बैठ के आपको दिखाता हूँ। काफ़ी रिलैक्स्ड अभी फ़िलहाल पोस्चरिंग यहाँ पे लग रही है, वो कम्यूटर स्टाइल वाला ही ओवरऑल फील बैठने के बाद आ रहा है। लेकिन एक जो एस्पेक्ट मुझे अभी फ़िलहाल बैठने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है जिस तरह से इसके टैंक का प्रोपोर्शन है और जो एंगल बन रहा है बाइक पर बैठने के बाद, वो मुझे काफ़ी कंपोज और काफ़ी कंफर्टेबल अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखने को इसमें मिल रहा है। सो एक चीज़ अभी फ़िलहाल मुझे लग रही है कोई गैप नहीं है, जो जिससे बाइक में जो है पकड़ या ग्रिप बाइक की जब बेटर बनती है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे सॉर्टेड फील हो रही है। रेस्ट विल गेट टू नो वंस विल राइड द बाइक, जब चलाने को हमें मिलेगी वो मामला वहाँ पे थोड़ा और बेटर क्लियर हो जाएगा। हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ पे जो है राइट साइड में इंजन किल स्विच दिया गया है, हैज़र्ड लाइट का भी स्विच यहाँ देखने को मिल जाता है एंड नीचे की तरफ इग्निशन स्विच इसमें दिया गया है। लेफ्ट साइड में आऊँ तो
पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड ब्लैक आउट इसका ये पूरा हैंडल बार इधर देखने को मिल जाता है। एंड ब्लैक आउट इसके साइड मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है। सो ओवरऑल फील कुछ इस तरह से है। कुछ नंबर्स की बात अब कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन जो इस बाइक में दिए गए हैं, तो 160 सीसी का ये इंजन है। पावर अराउंड जनरेट करता है 13 bhp की एंड टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 14.5 न्यूटन मीटर्स का। 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें दिया गया है। एंड इसके साथ साथ सीट हाइट की बात करूँ तो वो है 796 मिलीमीटर और सीट की जो लंबाई है वो है 594 मिलीमीटर्स की। ओवरऑल जो वेट है बाइक का, सिंगल डिस्क वाले का 139 kg होने वाला है और ड्यूल डिस्क वाले का, डबल डिस्क वाले का 141 kg होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस बाइक की वो है 177 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस इस होंडा की SP160 में देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक का साइज़ है। डिसेंट है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, कम भी नहीं कहूँगा, बट ओवरऑल डिसेंट साइज़ इसके फ्यूल टैंक का 12 लीटर का इसमें दिया गया है। टैंक के बाद बात करें तो नीचे की तरफ आएँ तो इंजन यहाँ पे 60 सीसी का, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें दिया गया है। इंजन प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे एक गार्ड दिया गया है। हालांकि ये प्लास्टिक का है, फ्रंट में थोड़ा मेटल इस्तेमाल करा गया है, लेकिन साइड में दोनों साइड यहाँ प्लास्टिक वाला एलिमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, तकरीबन 6 कलर का ऑप्शन होंडा की इस SP160 में होने वाला है। सो फिलहाल ये कुछ डिटेल्स हैं इस होंडा की ऑल न्यू SP160 को लेकर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, डायमेंशंस, फीचर्स एंड इंजन कैपेसिटी। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूँ क्रांति संभव। एक बहुत ही ख़ास माइलस्टोन टाटा मोटर्स के लिए और उन सभी इंथुजियास्ट, कार इंथुजियास्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। और इस ख़ास ओकेजन पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है शैलेश चंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, प्लस वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन योर माइलस्टोन 1 लाख EVs, जो आमतौर पर हम आइस गाड़ियों के माइलस्टोन्स देखते हैं और वहाँ पर जो EV का ये माइलस्टोन, कितना अलग फील हो रहा है आपको एज अ पर्सन और एज एन इंडस्ट्री वेटरन सर? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है हमारे लिए कि आज हम लोग 1 लाख EV बेच चुके हैं। 5 साल पहले जब हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी तो नहीं सोचा था कि 5 साल में हम लोग इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर उस समय की स्थिति देखें या माहौल देखें तो ग्राहक रेडी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी EVs के बारे में। छोटी कार होती है सिटी के लिए, कम रेंज की, लो ऑन परफॉर्मेंस, हाई कॉस्ट, हाई ऑन मेंटेनेंस हो सकती है, चार्ज कहाँ करेंगे, ये सब जो मिसकंसेप्शंस और कुछ कुछ रियलिटीज़, क्योंकि रियलिटी जैसे चार्जिंग इंफ्रा की इशू थी, लो रेंज कार थी, तो उस तरह का परसेप्शन था। चार्जिंग इंफ्रा नहीं के बराबर थी। अगर सप्लाई बेस देखें इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं था। और जब अगर आप सप्लायर या चार्जिंग इंफ्रा में एंटरप्रेन्योर से बात करने जाएं तो किसी को नहीं लगता था इंडिया में अभी स्टोरी EV में आने वाली है, 10 साल दूर है, सबको ऐसा लगता था। लेकिन उस समय हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, एक बेट लिया कि अगर ये इवेंचुअल टेक्नोलॉजी ऑटो इंडस्ट्री की है और गवर्नमेंट ने अगर विजन सेट किया है 2030 में, तो एक टाटा ग्रुप की तरह हम लोग का ये नेशन बिल्डिंग के लिए जो जानी जाती है, हम लोगों ने सोचा कि इस दिशा में हमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। और ऐसे हम लोगों ने अपनी जर्नी चालू की थी। उस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था। तो आज के दिन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं जो 5 साल पहले नहीं था। तो 1 लाख नंबर जो है ये एक सिंबॉलिक नंबर है जो कि दिखाता है कि कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है इलेक्ट्रिफिकेशन के नीचे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इन 1 लाख गाड़ियों के नंबर और कस्टमर्स के साथ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग नंबर कहें या डेटा कहें जो आपने गैदर किया, जो एक आपको इस मार्केट या इस कस्टमर बिहेवियर के बारे में एक पॉइंट्स मिले, वो कौन से होंगे? देखिए, पहले तो जब हम लोग ने बेचना चालू किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली पर्सनल सेगमेंट, तो ये अर्ली अडॉप्टर्स होते थे। अर्ली अडॉप्टर्स टिपिकली जो प्रदूषण के
अगेंस्ट जागरूक थे या फिर जो डिजिटल वर्ल्ड में थे, जो टेक्नोलॉजी नई तकनीक को हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उस तरह के लोग ज़्यादा थे अर्ली अडॉप्टर्स। बट दूसरी चीज़ है कि एक तो पहले ये बहुत ही हाई कन्विक्शन और हाई पैशन वाले लोग होते हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव भी होते हैं। तो इनकी जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो इन लोगों ने स्प्रेड किया, उससे जो फेंस सिटर्स थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ले रहे थे, वो लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चालू किए। तो हमने देखा है कि पहले जो इलेक्ट्रिक कार एक सेकेंड और थर्ड कार की तरह खरीदी जा रही थी, आज के दिन में वो प्राइमरी और ओनली कार की तरह भी खरीदी जा रही है। इसमें नेक्सॉन एक बहुत बड़ा रोल अदा किया आपके इस नंबर में, प्लस एक माइंडसेट लोगों का तैयार करने में और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी। अभी किस तरह से वो प्रदर्शन कर रही है? अगर बिक्री की बात करें, लो रेंज और जो लॉन्ग रेंज है, उन दोनों के बीच में रेशियो क्या है? हाउ इज द मार्केट राइट नाउ? नेक्सॉन के केस में हमने देखा है कि रेशियो करीब 35 से 40% जो है वो लोअर रेंज की होती है। ओके। और ज़्यादा उन स्टेट्स में होती है जहाँ पर कि इंसेंटिव्स हैं, क्योंकि वो इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई करती है। तो नेक्सॉन जो है वो आज के दिन में सबसे अच्छी कार है अपने सेगमेंट में और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। टोटल नंबर अगर कहें आपके ईवीज की बिक्री के, तो अभी मंथली एवरेज आपका क्या? एवरेज हम लोग करीब 6-6.5 हज़ार के आसपास हम लोग कर रहे हैं। पीक हम लोगों ने 7,000 भी बेचा है, बट रफली मैं बोलूँगा एवरेज अराउंड 6,500 के आसपास हम बेच रहे हैं पर। आपने स्टेट्स की बात की जहाँ पर इंसेंटिव है, वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव आपको सेंटिमेंट मिलता है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो सब्सिडीज़ को कम करने की बात सरकार ने की है, उसके बाद से एडवर्स इफेक्ट कई सेगमेंट के ऊपर पड़ा है। हाउ डू यू सी दैट इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करके इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए आपका इवैल्यूएशन क्या है? आगे आप किस तरह से देखते हैं इसको? हमने देखा है कि सब्सिडी जो है बाकी कंट्रीज़ में जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट की है, गवर्नमेंट सपोर्ट 18 से 20% जब तक पेनिट्रेशन होता है तब तक रहता है, उसके बाद वो सपोर्ट को कम कर दिया जाता है। आज के दिन में अगर देखें तो पेनिट्रेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है कारों में इंडिया में, वो 2.5% के आसपास, 2 से 2.5% के आसपास। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को दूसरे देशों से अगर हम एग्जांपल लें तो कम से कम ये जो सपोर्ट है, लोअर जीएसटी रेट, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन वेवर, इन मिनिमम सपोर्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए 18 से 20%। और मुझे लगता है कि अगर कारों को और तेज़ी से एक्सीलरेट करना है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, तो मुझे लगता है कि फेम इंसेंटिव भी उनको कुछ दिनों तक रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंसेंटिव से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लूँ तो जब इंसेंटिव नहीं था महाराष्ट्र में, तब हम लोग 100 गाड़ियाँ बेचते थे हर महीने। इंसेंटिव के दौरान हम लोग 950 गाड़ियाँ बेचना चालू कर दिए। जब इंसेंटिव को रिमूव कर दिया गया तो 750 के आसपास स्टेबलाइज हो गई। तो एक बार आप जब किक स्टार्ट कर देते हैं इंटरेस्ट कस्टमर्स में, तो लोग फिर खरीदना चालू कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए टाइम पीरियड के लिए अगर सपोर्ट देंगे गवर्नमेंट, अगर वो सोचते हैं कि सही है, तो और तेज़ी से हम लोग इसको कर सकते हैं। और एक सवाल प्रोडक्ट्स को लेकर, लास्ट टाइम जब हम लोग मुलाकात हुई थी हमारी, आपने कहा था कि ऐसा पोर्टफोलियो आपका कोई जो सोच है वो प्रीमियम की तरफ भी आप जा सकते हैं और जो एंट्री सेगमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी हम आपको किस तरफ जाते हुए मूव करते हुए देख सकते हैं? हैरियर ईवी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या पंच ईवी को प्रायोरिटी मिलेगी? इस पर क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैंने तो बोल दिया ये दोनों गाड़ियाँ आने वाली हैं। अब कब आने वाली हैं वो तो समय आने पर आपको बताऊंगा मैं, बट हमें दोनों डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि जैसा हमारी कमिटमेंट है कि एक्सेसिबल कारों से लेकर एक्सपेंसिव कारों सभी में हमें पार्टिसिपेट करना है कि सभी तरफ ग्राहक हैं। और यागो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो एक ऑप्शन हमने एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पर भी दिया है, और दूसरी तरफ नेक्सॉन से इससे ऊपर भी जाएंगे। जैसा मैंने बोला, हैरियर पंच जो है वो टियागो से ऊपर रहेगी जब भी आएगी वो, राइट। टिगोर है, नेक्सॉन है, लो रेंज हाई रेंज, जिनकी जैसी यूज केस है उसके हिसाब से वो यूज़ करेंगे। तो एक हमने डिफाइन किया स्प्रेड कि इस प्राइस पॉइंट से इस प्राइस पॉइंट के बीच में हम ज़्यादा ऑप्शन देंगे, अलग अलग बॉडी स्टाइल में ऑप्शन देंगे, अलग अलग रेंज की ऑप्शंस देंगे। तो आगे आने वाले दिनों में उस तरह से आप लॉन्चेस देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अभी तक जो गाड़ियां सवारियां आपने देखी हैं कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इन केस कोई सवाल है तो भी आप
हम तक ज़रूर वो पहुंचा सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं, आप उन्हें देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए और हमारे साथ सीधी बातचीत सी हो गई है। ये एक रिचुअल सा हो गया है कि महिंद्रा 15 अगस्त को कोई ना कोई नई गाड़ी लॉन्च करेगी और कंपनी ने उसी परंपरा, उसी रिचुअल को निभाते हुए 15 अगस्त 2023 को केप टाउन में शोकेस किए 2 प्रोडक्ट्स खास तौर पर। थार का एक ऐसा वर्जन था जिसके बारे में कुछ महीने पहले तक हमें शायद बहुत अंदाजा नहीं था। हम सभी सोच रहे थे कि थार आएगी 5 डोर वर्जन में 15 अगस्त 2023 को, लेकिन कंपनी का आइडिया कुछ और था। थार आई लेकिन दूसरे अवतार में। इसके अलावा आई एक पिकअप भी। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अवतार में कंपनी ने पेश किए हैं। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे, जो जानकारियां अभी तक हमारे पास हैं, प्लस लुक के बारे में जो रिएक्शंस हमें देखने को मिले हैं और जो हम सोच रहे हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो शुरुआत मेरे ख्याल से आप भी शायद यही चाहेंगे कि थार इलेक्ट्रिक के बारे में बातचीत करके की जाए और वहाँ पे सबसे पहले तो दिखाते हैं कि बड़ी खूबसूरत से दिखने वाली ये गाड़ी आपको नज़र आएगी। जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, जो डिज़ाइन थीम है, वो एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिस्टिंक्ट, एक मस्कुलर, फ्यूचरिस्टिक और मीन टाइप के डिज़ाइन के साथ आती हुई आपको ये गाड़ी नज़र आती है, कॉन्सेप्ट कम से कम। और यहाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो थार हम देख रहे हैं एक सिलुएट में हो सकता है कि आपको सिमिलर लगे, लेकिन अदरवाइज डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही अलग आपको ये नज़र आएगी। जो इसका हेडलैम्प है, जो हमें आदत है कि हम कुछ सर्कुलर हेडलैम्प्स देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब की शक्ल में आपको हेडलैम्प्स नज़र आएंगे और वो एक स्क्वायरिश बॉक्स, जो लिट बॉक्स है, उसके अंदर वो आपको लाइट दिखेंगे। आपको इसके अंदर स्लैट्स भी दिखेंगे वो, लेकिन वो लाइट के बहुत ही खूबसूरत वो डिज़ाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। रूफ जो है बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है और जो किनारे, जो साइड से आप प्रोफाइल देखेंगे वो भी आपको लगेगा कि जो शायद साइज़ है उससे कहीं बड़ी ये फील देती नज़र आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो आप देखेंगे वो प्रोडक्शन वर्जन में आते हुए शायद ही आपको नज़र आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्शन इसका कब होगा, कब ये आएगी गाड़ी, तो हमें लग रहा है कि 2025 तक ये गाड़ी आ सकती है। और जो डिमेंशंस हैं, स्पेक्स है, वो तो हमें बाद में पता चलेंगे। अभी तो ये कॉन्सेप्ट अवतार में है, लेकिन 60 किलोवाट आवर की बैटरी शायद इसमें लग सकती है। जो रेंज हो सकता है कि 400 किलोमीटर के आसपास का हो और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन तो ऑब्वियसली होगी ही। और जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से 2775 से लेके 2975 mm तक के बीच की व्हील बेस आप इसकी देख सकते हैं। और कीमत इसकी कितनी होनी चाहिए वो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जो थार इलेक्ट्रिक, थार ई आपको देखने को मिल रही है, उसके लिए आप कितना पैसा देने के लिए तैयार होंगे, या फिर जो इलेक्ट्रिक कार्स के कस्टमर हैं या शौकीन हैं वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इस थार ई के ऊपर। अब बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इंटरनेशनली हमने बहुत ही बड़े लेवल पे देखा है। इंडिया में ये पिकअप नहीं कर पाई और ये पिकअप ही नाम के साथ महिंद्रा ने इसे लॉन्च किया है। ये गेटवे कार्स हैं, जिसका एक आपको याद होगा हाल फिलहाल में स्कॉर्पियो के गेटवे अवतार का साउथ अफ्रीका में काफ़ी एक्सपोर्ट होता था और उसी जो लोकेशन है, उसी वेन्यू को कंपनी ने चुना था अपने इस ईयरली इवेंट के लिए, जहां पे हमें कॉन्सेप्ट अवतार में देखने को मिली स्कॉर्पियो एन के आधार पर या उस बेसिस पे बनाई गई ग्लोबल पिकअप। तो ये डिज़ाइन अगेन बहुत ही आपको रैडिकल सा देखने को मिलेगा, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही कूल डिज़ाइन के साथ आपको ये पिकअप देखने को मिलेगी, जो अगेन एक कॉन्सेप्ट अवतार में गाड़ी आई है। इसे डिज़ाइन किया है महिंद्रा इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो ने और साथ में आप देखें स्नॉकल भी आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह की गाड़ी में स्नॉकल बहुत सारे लोग शौक के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेहतर वाटर वेडिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। व्हील बेस जो अंदाज़न शायद 2850 mm के आसपास आपको इसमें देखने को मिले। 4 व्हील ड्राइव ऑब्वियसली इसमें होगा, प्लस एडास भी इसमें देखने को मिलेगा। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने में आ रही है वो ये भी कि सेमी ऑटोनमस पार्किंग आपको मिलेगा। कई हाई एंड गाड़ियों में आप देखते हैं किस तरह से गाड़ियाँ पार्क खुद ब खुद होती हैं या पार्किंग से निकलती हैं एक स्पेसिफिक फंक्शंस तक, तो वहाँ पर सेमी ऑटोनमस पार्किंग की बात भी हो रही है, तो हो सकता है कि ये भी फीचर आपको इसमें देखने को
मिले। और इसके अलावा सनरूफ आपको देखने को मिलेगा। आगे जो कैबिन है वो आप देख सकते हैं 2 रो वाला कैबिन है और पीछे बहुत सारे सामान रखने की जगह। फिलहाल तो एक रैली अवतार में ये दिख रही थी जो कॉन्सेप्ट अवतार है, जहाँ पर 2 टायर्स आपको इसके कैरियर में लगे हुए देख रहे हैं एक स्ट्रैप के साथ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कूल सा डिज़ाइन आपको नजर आ रहा है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन वर्जन में आई एम श्योर बहुत सारी तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जो तस्वीरें हैं, जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं और जो अलग अलग एंगल से इस गाड़ी को आप देख रहे हैं, इन दोनों गाड़ियों को आप देख रहे हैं, कैसी लग रही हैं? और धीरे धीरे इनके बारे में और भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आते जाएंगे, हम अगले वीडियोस में वो बताते जाएंगे। तो टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इनकेस कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो भी आप हमें फटाफट भेजिए। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फॉलो कीजिए और वहाँ पर अपने कमेंट के ज़रिए अपने सवाल, अपनी राय भेजिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड तक के लिए। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।